डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं, इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आपके जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेट क्वेश्चंस हैं सब, यानी प्राचीन भारत से, और प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं सब, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे वह कोई एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री सब्जेक्ट, या IAS, PCS, RO, ARO, या फिर UPSI और CCC, एनीवे जो भी एग्ज़ाम आप देते होंगे या जो भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये प्रश्न सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं, इस प्रश्न की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस स्थल से फारस की मुहर मिली है? किस स्थल से फारस की मुहर मिली है? तो ये स्थल जो दे रहा है, ऑप्शन ए लिखा है मोहनजोदड़ो, बी दिया है लोथल, और सी दिया है कालीबंगा, डी दिया है हड़प्पा। तो यह जो स्थल है सभी संधव सभ्यता के हैं, संधव सभ्यता के, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो यह सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है, यह हड़प्पा सभ्यता से है। यहाँ पर फारस की मुहर पूछ रहा है कि फारस की मुहर कहाँ से मिली है। तो फारस की मुहर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ए है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी है कालीबंगा और डी है हड़प्पा। तो फारस की मुहर लोथल से मिली है, क्योंकि सिंध निवासी वाह्य व्यापार, या जिसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या व्यापार, वह मेसोपोटामिया से होता था और फारस की खाड़ी से होता था। तो फारस की मुहर भारत में मिली है, यानी संधव स्थलों अथवा साइट से मिला है, और वह लोथल स्थल से। लोथल स्थल गुजरात में पड़ता था उस समय सिंधु सभ्यता में, और यहाँ पर एक गोदी अथवा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, जिसको डाक यार्ड भी कहते हैं। और यहीं से जलीय मार्ग से अरब सागर से, अरबियन सी से होकर व्यापार संपन्न होता था। मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदी के घाटी में स्थित थी, तो फारस की मुहर इस लोथल नामक स्थल से मिला है। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, यानी मुख्य उद्यम उनका क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या करते थे? ऑप्शन ए में दिया है, ए कृषि कार्य, बी पशुपालन, सी मिट्टी के बर्तन बनाना, और डी शिकार करना। तो पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है, यानी स्टोन एज में जो है अर्ली काल की, अर्ली एज की बात कर रहा है, मिडिल और अपर की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसको पूर्व पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि 3 कालों में बटा है। आप लोग जानते ही होंगे कि पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल दूसरा, मेसोलिथिक एज, और तीसरा जो है जो नवपाषाण काल आप कहते हैं, अथवा उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, इसको नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो यह फर्स्ट अवस्था की बात कर रहा है, पूर्व पाषाण काल की बात कर रहा है। तो इस काल में न तो कृषि का ज्ञान था हमारे अर्ली ह्यूमन को, यानी हमारे जिसको आदि मानव हम लोग कहते हैं अपने पूर्वज को, कृषि का ज्ञान नहीं था इस काल में, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, मिट्टी के बर्तन बनाने का इनको ज्ञान नहीं था। यह केवल ओनली हंटिंग करते थे, यानी शिकार करते थे, और यही शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और यह भोजन को पका करके भी खाने की इनको विधियाँ नहीं पता था, अपितु वह कच्चा मांस अथवा कच्चे भोजन करते थे, या शिकार को जंगली यानी विल्ड एनिमल का शिकार करते थे और उनके कच्चे मांस को खाते थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख का टीला, ऐश माउंट,
किस क्षेत्र की नवपाषाणिक, अब यह प्रश्न नवपाषाण काल का है, नवपाषाणिक संस्कृति यानी नियोलिथिक कल्चर से है। तो नियोलिथिक कल्चर को हम लोग देखते हैं कि नियोलिथिक कल्चर में यह राख के टीले कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए दे रहा है पूर्वी भारत, बी दे रहा है दक्षिण भारत, सी है उत्तरी विंध्य क्षेत्र और डी है कश्मीर घाटी। तो इसका सही आंसर होगा बी, दक्षिण भारत होगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट, दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालिक संस्कृति के लोग रहते थे, पशुपालन बड़े पैमाने पर करते थे और पशुओं को रखने के लिए वे बाड़ा बनाते थे और उनसे जो वेस्ट मटेरियल यानी गोबर निकलता था बाड़े के पास इकट्ठा करते थे। जब वहाँ पर माउंड हो जाता था, ढेर हो जाता था, तब फिर पशुओं के बाड़े को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देते थे और उस सूखे गोबर में, वो पशुओं के गोबर में आग लगा करके उसे जला देते थे और जल करके वह राख हो जाता था। तो उसी को कह रहा है कि राख के टीले, और वह टीले के समान दिखाई पड़ते थे। तो यह कार्य दक्षिण भारत में होता था। सॉरी, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे यानी ब्यूरियल की बात करता है। समाधान में कब्र में कुत्ते दफनाए गए कहाँ से प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन दे रहा है ए गुप्त काल, बी बुर्ज होम, सी मारतंड में, डी मेहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा बी बुर्ज होम। बुर्ज होम नवपाषाण कालिक स्थल है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित था। डियर स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम स्थल स्थित था या यह साइट स्थित था और यहाँ पर मानव निवास का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, कृषि करने का साक्ष्य मिला है और यहाँ पर समाधान का भी प्रमाण मिला है यानी साइट ब्यूरियल का भी एविडेंस मिला है। तो और यहाँ पर गर्त निवास का भी साक्ष्य, गर्त निवास मतलब गड्ढे में निवास करने का प्रमाण मिला है और यह ऊपर की ओर पतला होता था और नीचे की ओर यह गर्त निवास यानी जिसको इंग्लिश में पिट हाउस कहते हैं, नीचे चौड़ा होता था। इसी में नवपाषाण काल के मानव रहते थे, मतलब जमीन के अंदर घर बना करके रहते थे जिसे पिट हाउस कहते थे। और यहीं पर जो एक कब्र मिली है उस कब्र में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो यह इसका सही आंसर होगा बी बुर्जा होम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ यानी तांबे का रथ कहाँ से मिला है। चैरियट, तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दे रहा है ए कुनाल से, बी राखीगढ़ी से, सी दायमाबाद से और डी बनवाली से। इसका सही आंसर होगा सी दायमाबाद। और दायमाबाद संधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे साउथ का साइट है और यह वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है या वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न पूरा स्थलों में से किस एक में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। यानी निम्न पूरा स्थलों में से किस एक में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। ऑप्शन दिया है ए भीमबेटका, बी हथनौरा, सी सराय नाहर और डी दमदमा। तो इसका सही आंसर होगा बी हथनौरा। हथनौरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है यह स्थल, और इस स्थल की खोज अरुण सोनकिया साहब ने किया और यहीं पर उन्हें मानव का कपाल मिला है, मानव कपाल मिला है। तो इसका आंसर बी होगा हथनौरा। अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। यानी हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। ऑप्शन दिया है चार्ल्स मेसोन,
बी दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दिया है सर जॉन मार्शल, डी दिया है सर मार्टिमर व्हीलर। इसका सही आंसर होगा ए, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीले की ओर ध्यान आकृष्ट किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है मैच करने वाला, सुमेलित करने वाला है, तो इसको ध्यान देना है हम लोगों को। कह रहा है सूची 1 यानी सूची फर्स्ट और कह रहा है सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। सूची 1 में ए दिया है युगल समाधान, तो आप लोग जानते ही होंगे युगल समाधान लोथल से मिला है, यानी ए का 3 हो जाएगा। और फिर बी कह रहा है अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, तो बी का 2 हो जाएगा। श्रमिक निवास कह रहा है, तो श्रमिक निवास आप लोग जानते ही होंगे हड़प्पा नामक स्थल से मिला है, तो श्रमिक निवास हड़प्पा स्थल हो जाएगा। मनका निवास, मनका बीट्स यानी मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ों में मिला है, तो मनका बीट्स जिसको मोतीमाला भी आप कहते हैं या सामान्य शब्दों में गुड़िया भी कहा जाता है, उसी को मनका कहा जाता है। मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, बीट्स था, तो यह चनहुदड़ों से मिला है, तो इसका हो जाएगा डी का 1। इसको आप लोग मैच कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्न में से किन पशुओं की मृड मूर्तियां संधव सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा ध्यान से इसे। निम्न में से किन पशुओं की मृड मूर्तियां मीन्स होता है मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, संधव सभ्यता से प्राप्त हुई है। नंबर 1 दे रहा है गाय यानी काऊ, नंबर 2 दे रहा है कछुआ, नंबर 3 दे रहा है बंदर यानी मंकी, नंबर 4 दे रहा है सुअर यानी पिग। तो इसमें से कह रहा है कि निम्न में से किन पशुओं की मृड मूर्तियां संधव सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो डियर स्टूडेंट, काऊ गाय की मृड मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है संधव सभ्यता से, इसलिए इसका सही आंसर होगा कछुआ, बंदर और सुअर, यानी कछुआ, बंदर और सुअर की मृड मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो फर्स्ट ए है 1, 2, 3 नहीं होगा, और बी दिया है 1, 3, 4 यह भी सही नहीं होगा, सी दिया है 1, 2, 4 यह भी सही नहीं होगा, और डी दिया है 2, 3, 4 यही सही होगा, इसमें काऊ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कुई अभिलेख में नहीं है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, बोगज कुई अभिलेख यह पड़ता है वर्तमान में एशिया माइनर यानी तुर्की देश में यह पड़ता है, और यहाँ पर जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख को खोजने वाले जो विद्वान हैं प्रोफेसर ह्यूगो विटलर साहब, और उन्हीं ने खोजा, और इस पर 4 देवताओं का नाम अंकित है, इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य का। ठीक है, तो 4 देवता का नाम इस पर खुदा है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं का नाम मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस देवता का नाम बोगज कुई अभिलेख में नहीं है। ऑप्शन ए में है इंद्र, इंद्र का है, मित्र सी दिया है इनका भी है, और डी दिया है वरुण इनका भी है, अग्नि का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य हैं, अग्नि नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है, यानी वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जानते थे। तो वैदिक नाम का मतलब ऋग्वेद में, डियर स्टूडेंट, ऋग्वेद में यह किस नाम से जाना जाता था, इसी को कहते हैं वैदिक नाम। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए यह संस्कृत में शब्द हैं,
जैसे रावी को परुश्री नदी कहते थे, सतुद्री को सतलज कहते थे डियर स्टूडेंट। इसी तरह झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आस्किनी को, चेनाब नदी को आस्किनी कहते थे। तो झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो डियर स्टूडेंट, यह था क्वेश्चंस। फिर हम लोग इस श्रृंखला को अगले पार्ट में लेकर के आएंगे, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग इसे देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।